बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि हमने उसमें द्रव दाब के बारे में समझाया था और हमें पता लगा कि द्रव जो है अपने अंदर स्थित वस्तु पर सभी दिशाओं से दाब डालते हैं और द्रव दाब का मान जो होता है HdG के बराबर होता है। H जो होता है द्रव के स्तंभ की ऊंचाई है और जो D है या रो है वो घनत्व है द्रव का और G गुरुत्वीय त्वरण है। तो इस तरह से हमने द्रव दाब और उससे संबंधित जो पास्कल का नियम था उसको समझा और उसके अनुप्रयोगों को भी देखा। अब हम द्रव के प्रवाह की बात करेंगे। यदि द्रव प्रवाहित हो रहे हैं यानी द्रव बह रहा है तो उससे संबंधित कुछ जो गुण हैं उसकी बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि द्रव का प्रवाह कैसे हो सकता है। तो द्रव मान लिया धीरे धीरे बहुत धीरे बह रहा है। द्रव तेजी से भी बह सकता है और द्रव जो है हम यहां पर बात करेंगे वो कैसा होगा, आइडियल लिक्विड होगा, आदर्श द्रव होगा, क्योंकि सारे नियम आदर्श द्रव पर पूरी तरह से जो है फिट बैठेंगे। क्योंकि आगे हम प्रमेय पढ़ेंगे जिसको कि हम बर्नौली प्रमेय है, वो आदर्श द्रव के लिए ही विशेषकर बनी है। तो आदर्श द्रव होता क्या है? तो आदर्श द्रव वह द्रव है जो पूर्णतया असंपीड्य हो। असंपीड्य मतलब होता है उसको दबाया न जा सके। अर्थात यदि मान लिया उसको दबाया जाए तो वो न दबे, अर्थात उसके घनत्व पर में कोई परिवर्तन न आए। द्रव को हम संपीडित करें तो वो संपीडित न हो, अर्थात उसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि वो द्रव जो है वो अश्यान हो। अश्यान का मतलब नॉन विस्कस इंग्लिश में कहते हैं, अर्थात उसके सतहों के बीच घर्षण बल न लग रहा। आंतरिक घर्षण बल जो होता है अभी हम बात करेंगे इसकी डिटेल में। तो द्रव के सतहों के बीच जो आंतरिक घर्षण बल लगता है वो शून्य हो, उसकी कंप्रेसिबिलिटी शून्य हो, यानी वो द्रव जो है असंपीड्य हो, उसे दबाया ना जा सके, तथा अश्यान हो, नॉन विस्कस हो, अर्थात उसकी सतहों के बीच लगने वाला आंतरिक घर्षण बल जिसको कि हम विस्कस फोर्स कहते हैं वो शून्य हो। अब ये जो बात है 100% तो लागू होगी नहीं। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी द्रव प्रैक्टिकल रूप में जो है आइडियल आदर्श नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों कंडीशन 100% लागू हो ये तो संभव नहीं है। लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए हम अपने जो प्रैक्टिकल जो करेंगे और उससे संबंधित जो रिजल्ट निकालेंगे वो हम उस पे लगाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा कि यदि मान लिया द्रव असंपीड्य होता या अश्यान होता तो पूरी तरह से हमारे नियम लग सकते थे। लेकिन अब यदि मान लिया जो हमारा मौजूदा द्रव है उसमें यदि मान लिया थोड़ा बहुत उसको दबाया भी जा सकता है या उसमें जो है आंतरिक घर्षण बल भी लग रहा है तो कुछ हद तक जो है वो नियमों का पालन करेगा। तो यहां पर हम जो आदर्श द्रव तो बता दिया कि क्या है आदर्श द्रव। प्रैक्टिकली तो वो संभव नहीं है, 100% संभव नहीं है। तो अब हम बात करेंगे द्रव की प्रवाह की। और द्रव का प्रवाह मुख्य रूप से दो तरह का होता है। एक तो धारा रेखीय प्रवाह है
धारा रेखी प्रवाह। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब कोई द्रव प्रवाहित होता बहता है, यदि उसका प्रत्येक कण अपने पूर्ववर्ती कण के पथ का अनुसरण करे और किसी एक बिंदु से गुजरते समय उसका वेग वही हो जो कि उस बिंदु पर उससे पूर्ववर्ती कण का था। यानी यहां पर क्या है कि जो द्रव के कण हैं वो एक दूसरे के समझो पीछे चल रहे हैं। एक ऐसा प्रवाह है, धारा रेखी प्रवाह है, मतलब एक तरह से रेखाएं बन रही हैं, पथ बन रहे हैं और उन्हीं पथ पर द्रव के कण एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं। जब कोई कण किसी विशेष बिंदु से पास होता है तो उस कण का वेग वही होना चाहिए जो इससे पूर्ववर्ती कण का था जब वह कण उस पर्टिकुलर बिंदु पर था। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु में वेग में परिवर्तन हो सकता है। धारा रेखीय प्रवाह में क्या होगा कि मान लिया द्रव के किसी एक बिंदु पर वेग कुछ है तो दूसरे बिंदु पर कोई दूसरा वेग होगा, लेकिन शर्त क्या है कि जब कोई भी पीछे आने वाला कण, कोई भी कण जब उस विशेष बिंदु से पास होगा तो निश्चित रूप से उसका वेग वही होना चाहिए जो उसके पूर्ववर्ती कण का था जब वह उस बिंदु से पास हो रहा था। चित्र से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर हम चित्र बनाते हैं। जैसे मान लिया ये पथ बन रहे हैं। अब यहां बिंदु ए पर, बी पर और सी पर ये बिंदु है। यहां से जब कोई कण गुजरता है तो उसका वेग एक निश्चित होगा। इससे पीछे आने वाला कण जब इस बिंदु से गुजरेगा तो उसका भी वेग वही होना चाहिए कि जो कि इस समय इस कण का है। मान लिया v1 वेग से यहां से कोई कण बिंदु ए से पास हो रहा है तो दूसरा कण जब पीछे से आएगा उसका भी वेग v1 ही होना चाहिए। ठीक उसी तरह से बिंदु सी बी पर जब वो कण पहुंचा तो मान लिया उसका वेग v2 हो गया, तो पीछे से आने वाला कण जब बिंदु बी पर पहुंचे तो उसका भी वेग v2 ही होना चाहिए। यह है धारा रेखीय प्रवाह। और द्रव के कण एक दूसरे के पथ का अनुसरण कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो जो है कण एक पथ से दूसरे पथ में चले जाएंगे, नहीं, वो एक पथ का जो अनुसरण कर रहे हैं, मतलब उससे आगे जाने वाले कण जो है, जाने वाला कोई कण जिसका वो अनुसरण कर रहा है तो वो उसी का अनुसरण करेगा। एक धारा रेखा दूसरी धारा रेखा को कट नहीं करेगी। तो अब जो धारा रेखाएं बन रही हैं वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, अर्थात एक जो कण है, द्रव का कण है, वो उसी रास्ते पर लगातार चलता चला जाएगा जिस रास्ते पर उससे आगे जाने वाला कण गया है। रास्ते में विभिन्न बिंदुओं पर उसके वेग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी एक बिंदु पर जब वो गुजरेगा तो उसका वेग वही होगा जो उसके पूर्ववर्ती कण का था जब वो बिंदु उसी बिंदु पर था। मतलब ए बिंदु पर जब कोई कण पहुंच रहा है तो पीछे आने वाले सभी कणों का वेग जो है एक निश्चित होगा। मान लिया वो v1 है। उसी तरह से जब वो कण बिंदु बी पर पहुंचेगा तो सारे कण जब पीछे आने वाले सभी कणों का वेग जो है v2 ही रहेगा। इस तरह से एक ये धारा रेखा बनेगी, ये दूसरी धारा रेखा है जिसपे मान लिया बिंदु P, Q, R है और इन पर अलग अलग वेग हो सकते हैं, लेकिन पीछे आने वाले कण, द्रव के कण हमेशा उतना ही वेग प्राप्त कर लेंगे जितना कि इसके पूर्ववर्ती कणों का था। तो इस तरह से द्रव के अंदर धारा रेखाएं बन जाएंगी और द्रव के कण एक दूसरे के पथ का अनुसरण करते हुए गति करेंगे। कभी भी वो एक कण दूसरे के कण के पथ को क्रॉस नहीं करेगा।
वैसे हमने लिख रखा है धारा रेखी प्रवाह क्या होता है। जब कोई द्रव इस प्रकार प्रवाहित होता है कि उसका प्रत्येक कण अपने आगे जाने वाले कण के पथ का अनुसरण करे तथा किसी दिए गए बिंदु पर उसका वेग वही हो जो कि उस बिंदु पर से गुजरने वाले पूर्ववर्ती कण का था, धारा रेखी प्रवाह कहलाता है। स्पष्ट है कि धारा रेखी प्रवाह स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होगा। और आदर्श द्रव के बारे में भी लिखा हुआ है कि वह द्रव जो पूर्णतया असंपीड्य हो, मतलब नॉन कंप्रेसिबल हो, और अश्यान हो, नॉन विस्कस हो, ऐसे द्रव को हम आदर्श द्रव कहेंगे। प्रैक्टिकली संभव नहीं है, वैसे परिभाषा के अनुसार जो है हमारा एक आदर्श द्रव ऐसा होता है। तो ये बात हुई हमारी धारा रेखी प्रवाह की। तो धारा रेखी प्रवाह मतलब एक तरह से शांत प्रवाह है जिसमें कि कण जो है, द्रव के कण एक दूसरे के पथ का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न बिंदुओं पर उनके वेग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी एक बिंदु पर गुजरते समय उसका वेग निश्चित रूप से वही होना चाहिए जो कि उसके पूर्ववर्ती कण का था, और दिशा भी वही होगी जो वेग समान है। अब दूसरे तरह का प्रवाह क्या होता है, प्रक्षुब्ध प्रवाह, टर्बुलेंट फ्लो, जैसा कि नाम है। तो टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि इसमें जो द्रव है, द्रव के कण एकदम से स्वतंत्र होते हैं गति करने के लिए, वो किधर से भी किधर जा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी द्रव का धारा रेखी प्रवाह एक निश्चित वेग तक तो बना रहता है, यानी जब द्रव, बहता हुआ द्रव एक निश्चित वेग से अधिक वेग से जब बहने लगता है तो उसका प्रवाह धारा रेखीय न रह करके प्रक्षुब्ध हो जाता है। यानी एक, जब तक वो स्लो मोशन में रहा और धीरे धीरे मान लिया जितना अधिकतम हो सकता था उतना हो गया, क्योंकि यहां पर सारे कण बड़े डिसिप्लिन से, धारा रेखीय प्रवाह में सारे कण जो हैं एक अनुशासन में चल रहे हैं और इस तरह से वो जो है उसी अनुशासन का पालन करते हुए गति कर रहे हैं। लेकिन ये कब तक संभव है, जब तक कि द्रव का वेग, द्रव के प्रवाह का वेग एक निश्चित वेग तक ही रहता है। उस वेग से अधिक जब द्रव प्रवाहित होने लगता है तो द्रव के कण इधर से उधर, समझो अनुशासन तोड़ करके कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, और हम कहते हैं कि द्रव का प्रवाह कैसा हो गया है, टर्बुलेंट हो गया है, प्रक्षुब्ध हो गया है। तो धारा रेखीय प्रवाह द्रव का एक निश्चित वेग तक ही रहेगा, और यदि द्रव का प्रवाह, द्रव का वेग उससे अधिक हो गया तो जो है हम उस प्रवाह को प्रक्षुब्ध प्रवाह कहेंगे। इसमें कोई नियम, कानून, कायदा पालन करने की जरूरत नहीं होती है। द्रव के कण कैसे भी टेढ़ी मेढ़ी गति कर सकते हैं, और इसमें गति जो होगी वो अनियमित ही होगी, इर्रेगुलर मोशन होगा। धारा रेखीय प्रवाह में रेगुलर मोशन हो रहा है, यहां पर द्रव के कण जो है इर्रेगुलर वे में, टेढ़े बेढ़े जो है किसी भी प्रकार से गति कर रहे होंगे। तो इस तरह से जो प्रक्षुब्ध प्रवाह, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, लिखा हुआ है किसी द्रव का एक निश्चित वेग तक प्रवाह धारा रेखी रहता है। यदि द्रव के प्रवाह का वेग इस निश्चित वेग से अधिक हो जाता है तो द्रव का प्रवाह धारा रेखी न रहकर प्रक्षुब्ध हो जाता है। तो प्रक्षुब्ध प्रवाह में द्रव की गति अनियमित हो जाती है। तो एक निश्चित वेग तक ही द्रव का प्रवाह धारा रेखीय रहता है, उससे अधिक वेग होने पर द्रव का प्रवाह टर्बुलेंट या कहें प्रक्षुब्ध हो जाता है। और ये जिस वेग की बात हम कर रहे हैं कि एक निश्चित वेग तक धारा रेखीय रहा, तो उस वेग को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक वेग कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी कहेंगे।
तो द्रव के प्रवाह का वह अधिकतम वेग, जहां तक द्रव का प्रवाह धारा रेखीय रहता है, द्रव का क्रांतिक वेग कहलाता है। बार बार निश्चित वेग की बात हुई कि एक निश्चित वेग के पश्चात है तो द्रव का के प्रवाह का वो अधिकतम वेग जहां तक उसका प्रवाह धारा रेखीय रहता है, वो वेग जो होता है क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाता है। इसको हम BC से जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हमने यहां पर धारा रेखीय समझा, प्रक्षुब्ध प्रवाह समझा और क्रांतिक वेग के बारे में जाना। तो अब हम एक संख्या की बात करेंगे जिसको कि हम रेनॉल्ड नंबर कहते हैं। तो रेनॉल्ड नंबर एक प्योर संख्या है जिसके मान से हमें यह पता लगता है कि किसी द्रव का किसी नली में प्रवाह कब तक, किस संख्या तक धारा रेखीय रहेगा। तो जो रेनॉल्ड नंबर है वो एक प्रकार का नंबर है, संख्या है, जिससे हमें यह ज्ञात होता है, इसके मान से हमें यह ज्ञात होता है कि किसी नली से बहने वाले द्रव का प्रवाह कब तक धारा रेखीय रहेगा, उस संख्या से हमें पता लगता है। तो हम बात करेंगे रेनॉल्ड नंबर की। बात है रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड संख्या। तो ये संख्या है, जैसा कि नाम ही है, वह संख्या जिसके मान से यह बोध होता है कि किसी नली से द्रव का प्रवाह धारा रेखीय है या नहीं। वह संख्या जिसके मान से यह बोध होता है कि किसी नली से द्रव का प्रवाह धारा रेखीय है या नहीं, रेनॉल्ड संख्या कहलाता है। तो किसी नली से इस रेनॉल्ड संख्या का मान, यदि रेनॉल्ड संख्या का मान 2000 से कम है, तो नली से प्रवाह जो होगा, तो नली से होने वाला प्रवाह जो होगा धारा रेखीय होगा। और इससे ऊपर यदि रेनॉल्ड संख्या का मान 2000 से अधिक है, तो द्रव का प्रवाह प्रक्षुब्ध होगा। तो संख्या का मान किसी नली से प्रवाहित होने वाले द्रव
के लिए यदि हम रेनॉल्ड नंबर का मान ज्ञात करें और वो 2000 तक रहे तो इसका मतलब प्रवाह जो है वो धारा रेखी प्रवाह है। इसका हम फार्मूला निकालते हैं। तो ये तो परिभाषा हो गई। किसी नली जिसका व्यास d है, इससे घनत्व रो वाला द्रव प्रवाहित हो रहा है। एक नली है जिसका व्यास मैंने d ले लिया है, इससे घनत्व रो वाला द्रव प्रवाहित हो रहा है। प्रवाहित होने वाले द्रव का क्रांतिक वेग Vc तथा जो श्यानता गुणांक है, तथा अभी यहां पर क्योंकि रेनॉल्ड संख्या में एक शब्द आएगा श्यानता गुणांक, इसकी बाद में बात हम करेंगे। अभी हम केवल क्योंकि हमें रेनॉल्ड नंबर पहले डिस्कस करना है तो उसको केवल समझ लीजिए कि एक नियतांक है तथा द्रव का श्यानता गुणांक हमने यहां माना है किसी नली जिसका व्यास d है, इससे घनत्व रो वाला द्रव प्रवाहित हो रहा है। प्रवाहित होने वाले द्रव का क्रांतिक वेग Vc तथा द्रव का श्यानता गुणांक रो है। तो इसको हम बीमीय विधि से इसका सूत्र निकालेंगे। तो क्रांतिक वेग जो होता है, क्रांतिक वेग Vc अनुक्रमानुपाती होता है। किसमें निर्भर करता है क्रांतिक वेग? एक तो इसके श्यानता गुणांक पे निर्भर करेगा, दूसरा जो है इसके घनत्व पर निर्भर करेगा, और नली के व्यास पर निर्भर करेगा। तो इसके जो क्रांतिक वेग है वो अनुक्रमानुपाती है किसके? श्यानता गुणांक के, घनत्व के और नली के व्यास के। क्योंकि हम यहां पर विमीय विधि से सूत्र निकालेंगे तो इसकी हम घात a लगा देते हैं, इसकी श्यानता गुणांक की, और घनत्व की b लगाते हैं और व्यास की c लगा देते हैं, जैसा कि तरीका है विमीय विधि से सूत्र निकालने में। अब a b c के मान हम ज्ञात करेंगे। तो BC बराबर जो हो जाएगा, एक यहां पर नियतांक आ जाएगा जिसको हम रेनॉल्ड नंबर कहेंगे। तो BC बराबर हो जाएगा RE, ये ईटा है, ईटा की घात A, घनत्व की घात B और व्यास की घात जो है C हमने ले ली है। यहां RE एक नियतांक है, इसे रेनॉल्ड नंबर कहते हैं, संख्या कहते हैं। अब इसमें हम दोनों तरफ सभी भौतिक राशियों की बीमाएं लिखेंगे। तो ये वेग है, वेग की बीमा जो है एल टी माइनस, यहां पर लिख दीजिए दोनों ओर की बीमाएं लिखने पर एल टी -1
बराबर हो जाएगा, ये तो संख्या है तो ये तो बीमाहीन राशि है। आरी क्या है? आरी एक बीमाहीन राशि है, बीमाहीन राशि है, ये भी मैंने नोट कर लिया। तो ये तो बीमाहीन हो गई, इसकी जो है हमें बीमा मालूम होनी चाहिए। अभी हम इधर सूत्र जब निकालेंगे ये वाला तो वहां से बीमा इसकी निकालना सीखेंगे और उसका सूत्र हमें प्राप्त हो जाएगा। यहां पर ये नियतांक जो है यही श्यानता गुणांक ही नियतांक आएगा। फिलहाल हम इसकी डायरेक्ट बीमा लिख दे रहे हैं, यम L -1 T -1, इसकी ये बीमा होती है कि घात A घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो इसकी m L -3 पावर B, ये दूरी है, व्यास है तो दूरी है, तो ये हो जाएगा L की घात C। अब इसको हल करें, बराबर हो जाएगा, देखिए m की घात a यहां पर है, m की घात b यहां पर है, तो m की घात a प्लस b हो जाएगा। l की घात माइनस a यहां से आ रहा है, l की घात -3b यहां से आ रहा है, l की घात c यहां से आ रहा है, तो सब मिलाकर के l की घात -a -3b प्लस c हो गया। और t की घात -a आ रहा है, यहां से केवल एक ही जगह है, और ये हो गया l t -1। अब देखिए यहां पर इधर बाएं पक्ष में m है नहीं, तो m की घात 0 है, इसका मतलब तभी नहीं है, तो घातों की तुलना करिए। ये समीकरण 1 डाल दीजिए क्योंकि इसी में हम मान रखेंगे बाद में। तो देखिए, तो a प्लस बी बराबर 0 हो गया, फिर l की घात यहां पर 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो घात l की है वो इधर वाली घात के बराबर होगी, -a -3b प्लस c बराबर हो गया 1, और तीसरी समीकरण बनेगी हमारी वो -a बराबर -1, t की घात t से -a बराबर हो गया -1, ये कट गया, तो हमारा a बराबर 1 आ गया। अब a का मान यहां रख दीजिए, a प्लस बी, तो इसमें मान रखा हमने, तो a की जगह पर 1 प्लस बी बराबर 0 हो गया, तो b बराबर हो गया -1। अब ये मान यहां पर रखिए तो c का मान निकल जाएगा। देखिए a की जगह पर हमने रखा -1 माइनस, देखिए b की जगह पर रख रहे हैं, b की जगह पर जो माइनस बनाया है, तो -3 × -1 प्लस c बराबर हो गया आपका 1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3 प्लस c बराबर 1, तो ये हो गया आपका प्लस का 2 प्लस c बराबर 1, तो c बराबर आ गया, 2 उधर चला जाएगा 1 माइनस, तो c बराबर आ गया -1। तो ये हमें ABC के मान आ गए हैं। अब ABC के मान यहां पर रख देते हैं। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, रेनॉल्ड संख्या के लिए सूत्र निकाल रहे हैं। तो BC बराबर हो गया RE, तो रहेगा ही रहेगा, यहां पर लिख सकते हैं समीकरण 1 से RE रहेगा, ईटा की घात, A का मान आया था हमारा 1, B का मान आया -1 और D का मान आया भी -1, इसको BC बराबर हो जाएगा RE ईटा, और ये -1 की घात वाले जो पद हैं वो नीचे चले जाएंगे, ये आ गया। अब इससे तिरछी गुणा करके हम RE का सूत्र निकालते हैं, तो RE गुणा ईटा बराबर हो गया BC इतना, तो RE का मान आ गया BC रो D बटे ईटा। इस सूत्र की सहायता से हम किसी नली में प्रवाहित होने वाले द्रव के लिए रेनॉल्ड नंबर का मान ज्ञात करेंगे, और यदि रेनॉल्ड नंबर का मान 2000 से कम आता है उस दी गई नली के लिए, तो इसका मतलब उस नली से प्रवाहित द्रव धारा का प्रवाह धारा रेखी है। यदि उससे अधिक RE का मान आता है तो उस नली से प्रवाहित द्रव जो है प्रक्षुब्ध प्रवाह से बह रहा है। हमें क्या मालूम होना चाहिए, क्रिटिकल वेलोसिटी मालूम चाहिए।
और द्रव का घनत्व मालूम होना चाहिए, नली का व्यास मालूम होना चाहिए, और जो है इसका श्यानता गुणांक का मान मालूम होना चाहिए उस दिए गए द्रव के लिए। तो ये रेनॉल्ड नंबर का एक फार्मूला आ गया है। अब हम बात करेंगे एक नई प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी जो है द्रवों का गुण होता है वो होता है श्यानता का गुण, विस्कोसिटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। श्यानता क्या होती है? देखिए, हम नाम से हो सकता परिचित न हो, लेकिन ये सब गुणों के बारे में हम अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं। अब उसका नाम यहां पर श्यानता कहा जा रहा है, तो श्यानता है क्या? श्यानता जो है एक तरह का जो है द्रवों की सतहों के बीच लगने वाला जो है घर्षण बल है। जिस तरह से कोई ठोस वस्तु किसी दूसरी सतह पर फिसलती है, चलती है, तो क्या होता है कि उन दो वस्तुओं जिनके बीच सापेक्षिक गति हो रही है, मतलब यदि मान लिया गेंद ही लुढ़क रही है मान लिया सर फर्श पर, तो क्या होता है कि गेंद थोड़ी देर के बाद रुक जाती है। क्यों रुक गई? क्योंकि जिस सतह पर वो लुढ़क रही थी उस सतह ने उस पर एक बल लगाया जिसको हम घर्षण बल कहते हैं। तो ठोसों के बीच, ठोस वस्तुओं के बीच जब सापेक्षिक गति होती है तो उनके बीच एक बल उत्पन्न होता है जिसको कि घर्षण बल कहते हैं। वो उस सापेक्ष गति का विरोध करता है। ठोसों में हम लोग पढ़ चुके हैं ये बात कि जब भी कोई दो सतह एक दूसरे के सापेक्ष गति में आती हैं तो स्वतः उन सतहों के बीच एक बल लगने लगता है जो कि गति का विरोध करता है। तो यहां पर भी वही चीज है, द्रवों में भी ऐसा होता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि मान लिया पानी ही क्यों न हो, पानी को हम एक बाल्टी में रखें और उसको तेजी से घुमा दें, ठीक है। अब नियमानुसार, न्यूटन के नियमानुसार यदि कोई वस्तु गति अवस्था में आ गई है तो ये हमेशा गति में रहनी चाहिए। लेकिन हम देखते क्या है कि थोड़ी देर के बाद वो द्रव या जल जो जिसको हमने विलोपित किया था, घुमाया था, वो स्थिर अवस्था में आ जाता है। तो ये स्थिर अवस्था में कैसे आ गया? निश्चित रूप से इस जल के सतहों के बीच घर्षण बल लग रहा होगा जो कि द्रव की गति का विरोध कर रहा है। इसी कारण जो है वो जल जो है गति में था और उसके बाद वो स्थिर अवस्था में थोड़ी देर के बाद आ गया। और यह भी अनुभव किया होगा, यदि मान लिया कोई गाढ़ा द्रव है तो वो जल्दी से स्थिर अवस्था में आएगा। पानी की अपेक्षा यदि मान लिया शहद है या ग्लिसरीन है, उसको हम घुमाएं और छोड़ दें तो हम पानी की अपेक्षा देखेंगे कि वो जल्दी से स्थिर अवस्था में आ जाता है। अर्थात जो गाढ़ा द्रव है जिसका घनत्व अधिक है, गाढ़ा का मतलब क्या हुआ? घनत्व अधिक है, तो वो शीघ्रता से स्थिर अवस्था में आ जाता है। अर्थात उसके अंदर ये श्यानता का गुण अधिक है, मतलब उसके सतहों के बीच जो आंतरिक घर्षण बल लग रहा है जिसको कि हम श्यान बल बोलेंगे, विस्कस फोर्स, श्यान बल, तो आंतरिक घर्षण बल जो है अधिक है किसमें? उन द्रवों में जिनका की घनत्व अधिक होगा पानी की अपेक्षा। तो श्यानता होता क्या है? जैसा कि मैंने डिस्कस किया, यहां लिखा हुआ है श्यानता, विस्कोसिटी, द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी विभिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। तो द्रव अपनी जो विभिन्न परतें हैं उनके बीच सापेक्षिक गति होती है। और सापेक्षिक गति कैसे होती है इसको जरा समझते हैं। जैसे मान लिया ये कोई सतह है, तल है, और इस पर कोई द्रव बह रहा है, तो बहता हुआ द्रव द्रव के वो कण जो इस सतह के बिल्कुल संपर्क में हैं वो बिल्कुल स्थिर अवस्था में होंगे, बिल्कुल नहीं चल रहे होंगे।
जो द्रव के वे कण जो इस सतह के संपर्क में है, वो समझो इसी के साथ चिपके हुए होंगे, वो नहीं चल रहे हैं, उनका वेग शून्य होगा। इससे ऊपर वाली सतह का कुछ वेग होगा, उससे ऊपर वाली सतह और अधिक वेग से चल रही होगी, उससे ऊपर वाले कणों की सतह का वेग और अधिक होगा, उससे ऊपर वाले कणों की सतह और सबसे ऊपर वाले सतह पर स्थित कणों का वेग सबसे अधिक होगा। तो इस तरह से देखा जाए कि ये जो सतहें हैं उनकी गति सबकी समान नहीं है। सबसे ऊपरी जो स्वतंत्र सतह है सबसे अधिकतम वेग से चल रही होगी, इसका वेग अधिकतम होगा। और यहां पर वेग जो है, जो इसके तल स्थिर तल है, ये क्षैतिज तल जिस पर द्रव बह रहा है, इसके संपर्क में जो सतह होगी उसका वेग जो है शून्य होगा। शून्य अधिकतम वेग होगा यहां पर, और यहां पर शून्य वेग होगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वेग बढ़ता जाएगा। स्थिर सतह से जैसे ऊपर ऊपर पर जाएंगे तो वेग बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से होगा क्या, इसको हम लिख देते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। जब कोई तरल पदार्थ, इसको हम द्रव कह सकते हैं, धारा रेखी प्रवाह में होता है, तो द्रव की सतहों, अब सतहें किसकी होंगी? कणों की सतहें होंगी। द्रव की सतहों के बीच सापेक्ष गति होती है। तो ऊपर वाली सतह अपने से नीचे वाली सतह कहें या परत कहें, नीचे वाली परत लिख देते हैं, परत पर आगे की ओर बल लगाकर उसे त्वरित करना चाहती है, जबकि ये सतह जो है इसको अपने साथ ले जाना चाहती है। मतलब इस दिशा में एक बल लगाएगी ऊपर वाली सतह, नीचे वाली सतह, जबकि नीचे वाली सतह क्या करेगी? जबकि नीचे वाली सतह, नीचे वाली परत ऊपरी परत पर उतना ही मंदक बल लगाएगी। यानी ये क्या करेगी? ये वाली सतह उतना ही, जितना ये बल लगा रही है, ऊपर वाली सतह जिसका वेग अधिक है, और नीचे वाली सतह क्या करेगी? उसको जो है उसका विरोध करेगी। क्रिया प्रतिक्रिया हो रहा है यहाँ पर, उतना ही बल पीछे की तरफ लगाएगी, मंदक बल लगाएगी। वो इसको धीमे करने की कोशिश करेगी, जबकि ऊपर वाली सतह जो है इसको आगे ले जाने की कोशिश करेगी, है ना। नीचे वाली परत ऊपरी परत पर उतना ही मंदक बल लगाएगी। अतः सतहों के बीच, क्या कहें, द्रव की परतों के बीच,
आंतरिक घर्षण बल, जिसको हम श्यान बल कार्य करता है, जो कि करता है, जो कि परतों के बीच होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है। यह है, जब कोई तरल पदार्थ द्रव धारारेखीय प्रवाह में होता है तो द्रव की सतहों के बीच सापेक्ष गति होती है। ऊपर वाली सतह अपनी नीचे वाली परत पर आगे की ओर बल लगाकर उसे त्वरित करना चाहती है, जबकि नीचे वाली परत ऊपरी परत पर उतना ही मंदक बल लगाती है या लगाएगी। अतः द्रव की परतों के बीच आंतरिक घर्षण बल, जिसको कि हम श्यान बल कहते हैं, कार्य करता है और जो कि परतों के बीच होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो ये जो है, यहां पर देखिए तरल की बात कही गई है। तरल का मतलब होता है द्रव और गैस दोनों तरह के पदार्थ। तो उसमें श्यानता की बात करें तो यहां पर यह बात नोट करने की योग्य है क्या, कि द्रवों में जो है श्यानता ताप बढ़ने पर घटती है। यानी जो ये श्यानता का गुण है वो द्रवों में ताप बढ़ने पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या द्रवों की श्यानता ताप बढ़ने पर घटती है, जबकि गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है। ये नोट करना है पॉइंट है। द्रवों की श्यानता ताप बढ़ने पर घटती है और गैसों की ताप बढ़ने पर श्यानता, मतलब जो उसके सतहों के बीच जो आंतरिक घर्षण बल लगेगा वो ताप बढ़ने के साथ गैसों में तो बढ़ जाएगा, क्योंकि गैसों में जो उसके अणुओं की गति है वो ताप बढ़ने के साथ बढ़ जाएगी, जिससे कि आंतरिक घर्षण बल का मान बढ़ेगा। और द्रवों में इसका उल्टा है, ये बात हमें याद रखनी है। तो न्यूटन के अनुसार यहां पर जो है घर्षण बल लग रहा है, आंतरिक घर्षण बल जो श्यान बल है वो किस पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है सतहों के बीच जो क्षेत्रफल है, जो संपर्क में जो क्षेत्रफल है उस पर निर्भर करेगा। और दूसरा क्या है कि जो सतहों के बीच जो परस्पर वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब वेग प्रवणता है, उस पर निर्भर करेगा। इसकी बात हम अभी डिटेल में करेंगे जब हम सूत्र निकालेंगे। तो ये वेग प्रवणता होती क्या है इसको समझते हैं। वेग प्रवणता क्या है? वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट मैंने लिख रखा है। देखिए वेग प्रवणता क्या है समझिए। यहां पर ये सतह है, ये दूसरी परत है, उससे नीचे वाली परत है, ये उससे नीचे वाली, ये उससे नीचे वाली, ये मान लिया स्थिर सतह है। ये वाली सतह जो है मान लिया कितने वेग से बह रही है, चल रही है, v प्लस डेल्टा v वेग से है। उससे नीचे वाली का वेग जो है v है, और इन दो सतहों के बीच लंबवत दूरी जो है वो हमने डेल्टा x ले रखी है। तो इन दो सतहों के बीच वेग का अंतर कितना है? डेल्टा v है। दूरी कितनी है? डेल्टा x है। यही वेग प्रवणता है। तो वेग प्रवणता क्या होती है? द्रव की परतों के बीच द्रव के प्रवाह के लंबवत दूरी के सापेक्ष, द्रव के प्रवाह के लंबवत दूरी के सापेक्ष जो वेग परिवर्तन की दर है उसे ही वेग प्रवणता कहते हैं। द्रव की परतों के बीच द्रव के प्रवाह के लंबवत दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को वेग प्रवणता कहते हैं। अब जैसे मान लिया हमने एक सतह ये ली, अब ये दूसरी सतह ये न लेकर ये ले, तो ये दूरी बढ़ जाएगी।
तो इन दोनों के बीच वेग का जो अंतर है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो दूरी के साथ जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वही वेग प्रवणता है। दूरी हमें लंबवत लेनी है, सतहों के बीच की लंबवत दूरी ले तो द्रव की परतों के बीच द्रव के प्रवाह के लंबवत दूरी के सापेक्ष, लंबवत दूरी के सापेक्ष जो वेग में परिवर्तन होता है, हमने समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन देखा है, उसको हम त्वरण कहते हैं। समय के साथ जो वेग में परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, डी बी बाई डी टी, है ना। यहां पर क्या है, वेग प्रवणता है। वेग प्रवणता का मतलब वेग में परिवर्तन दूरी के सापेक्ष, सीधी सी बात कहें, वेग में परिवर्तन, वेग प्रवणता क्या है, वेग में परिवर्तन दूरी के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष इधर लिख दीजिए, दूरी के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को वेग प्रवणता कहते हैं, ये वेग प्रवण, दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को वेग प्रवणता कहते हैं। ये भी याद किया जा सकता है। वेग प्रवणता, वेग प्रवणता बराबर होता है dv बाई dx, ऐसे भी लिख सकते हैं। डेल्टा v का मतलब थोड़ा सा परिवर्तन, डेल्टा x मतलब दूरी में भी थोड़ा सा परिवर्तन। तो दूरी के सापेक्ष मतलब दूरी के साथ में वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है वही वेग प्रवणता है। अब हम यहां पर एक सूत्र निकालने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा है, और उसकी बात करेंगे श्यान बल तथा वेग प्रवणता में संबंध। श्यान बल तथा वेग प्रवणता में संबंध। न्यूटन के अनुसार धारा द्रव के धारा रेखी प्रवाह के समय द्रव की परतों के बीच लगने वाला श्यान बल, श्यान बल का मतलब आंतरिक घर्षण बल, यफ जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है इसके सतहों की के क्षेत्रफल, इस संपर्क में आने वाले सतहों के क्षेत्रफल के, और यफ समानुपाती अनुक्रमानुपाती होता है वेग प्रवणता के, वेग प्रवणता के। तो इन दोनों को मिला दें तो यफ अनुक्रमानुपाती हो गया, सतहों का क्षेत्रफल हम ए ले लेते हैं और वेग प्रवणता जो है डेल्टा बी बटे डेल्टा एक्स ले लेते हैं। तो ए डेल्टा बी बटे डेल्टा एक्स, इसको इधर जो है जो हमारा अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है वो हम बराबर में बदलेंगे तो एक नियतांक लगा देंगे, नियतांक आ गया ए डेल्टा बी बटे डेल्टा एक्स। ये क्या है, श्यान बल है, विस्कस फोर्स है, उसका मान आ गया है। यहां पर ईटा जो है वो एक नियतांक है, नियतांक है, इसे द्रव का श्यानता गुणांक कहते हैं, श्यानता गुणांक कहते हैं। श्यानता गुणांक कहते हैं। तो हमारा सूत्र आ गया, एफ के लिए आ गया श्यान बल एफ बराबर होता है ईटा ए डीबी बाई डी एक्स लिख दीजिए या डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स लिख दीजिए। ये सूत्र आ गया श्यान बल वेग प्रवणता में संबंध। इसके आधार पर हम श्यानता गुणांक को परिभाषित भी कर सकते हैं। क्या, यदि ए बराबर 1 मीटर का स्क्वायर और डेल्टा बी बटे डेल्टा एक्स बराबर 1 है तो
F बराबर हो गया ईटा। इसके आधार पर ये देखिए मैंने परिभाषा लिख रखी है, F बराबर ईटा। किसी द्रव का श्यानता गुणांक उस द्रव के भीतर एकांक क्षेत्रफल वाली दो परतों के बीच कार्य करने वाले श्यान बल के बराबर है, या श्यान बल बीच लगने कार्य करने वाले श्यान बल के बराबर है। श्यान बल के बराबर यहां पर और लिख दीजिए तो और क्लियर हो जाएगा, बराबर है। इसी द्रव का श्यानता गुणांक ईटा उस द्रव के भीतर एकांक क्षेत्रफल वाली दो परतों के बीच कार्य करने वाले श्यान बल के बराबर है। कब? जब इन परतों के बीच एकांक वेग प्रवणता हो। देखिए वेग प्रवणता कितनी है? एकांक है। और सतहों का क्षेत्रफल, एक सतह ये है द्रव की, जिसका वेग v प्लस डेल्टा v है, दूसरी सतह इसके नीचे है ना, उसका वेग v है, और इनका क्षेत्रफल एकांक क्षेत्रफल हो और वेग प्रवणता इन दोनों के बीच में यूनिटी हो, एकांक हो, और क्षेत्रफल इनका 1 वर्ग मीटर हो, तो इनके बीच लगने वाला जो श्यान बल होगा वो किसके बराबर होगा? श्यानता गुणांक के बराबर होगा। ये सेम। तो ईटा का मात्रक जो है हम लिख देते हैं, ईटा का मात्रक इसी से प्राप्त किया जा सकता है, इस सूत्र से। ईटा का मात्रक हो जाएगा, इसको सबको इधर भेज दीजिए, F बटे A और डेल्टा V बटे डेल्टा X, सबके मात्रक लिख दीजिए। तो इस तरह से ईटा का मात्रक आता है किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, और न्यूटन के पदों में भी लिखा जा सकता है। दूसरा मात्रक इसका जो है जो लेते हैं ईटा का मात्रक, एक होता है डेका पॉइज, या पॉइज भी होता है। संबंध क्या है कि 1 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड बराबर होता है 10 डेका पॉइज, बराबर होता है 1 पॉइज। ये संबंध है, मात्रक है, और इसी सूत्र की सहायता से इसकी हम ईटा की बीमा भी निकाल सकते हैं। बल की बीमा लिखिए, क्षेत्रफल की बीमा लिखिए, और dv बटे dx की बीमा रखिए। b क्या है? वेलोसिटी है, x दूरी है, तो इसकी बीमा लिख जाएगी, और ये बल की बीमा तो लिख ही लोगे। तो इस तरह से ईटा की बीमा यानी श्यानता गुणांक की बीमा भी हम निकाल लेंगे। तो उम्मीद है कि आज जो बातें डिस्कस की गई हैं बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और समझ में भी आई होंगी। तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।